ऑलराइट, लास्ट क्लास में हमने मनी एंड बैंकिंग में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम क्या है और बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स क्या थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मनी। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय पब्लिक इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय पीपल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उसके फिर हमने जो बार्टर सिस्टम के जो भी हमारे ड्रॉबैक्स थे वो हमने मनी से कैसे पूरे किए वो हमने पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने देखा था आपकी एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, जिसमें फुल बॉडीड और रिप्रेजेंटेटिव मनी की बात की थी हमने। और उसके अलावा हमने कुछ छोटी छोटी टर्म्स पढ़ी थी। तो छोटी छोटी टर्म्स को एक बार फटाफट रिकॉल करके आज हम अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज मनी सप्लाई। तो सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी कि 1 रुपी नोट, हु प्रोड्यूसेस 1 रुपी नोट? गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हु प्रोड्यूसेस द करेंसी नोट्स से 500 और 2000? आरबीआई। तो आरबीआई प्रोड्यूसेस द करेंसी नोट्स एंड 1 रुपी नोट और दी छोटे कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स हैं छोटे कॉइन्स और 1 रुपी नोट, दैट इज प्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और जितने भी बड़े नोट्स हैं या उनके डिनोमिनेशंस हैं कॉइन्स में, दे आर प्रोड्यूस बाय आरबीआई। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज लीगल टेंडर मनी। तो मनी लीगल टेंडर क्यों है? वाई वी कॉल मनी एज ए लीगल टेंडर मनी? आप मनी को लीगल टेंडर क्यों बोलते हो? बिकॉज इट इज सैंक्शन इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ ने मनी को सैंक्शन कर रखा है, तो इट इज सैंक्शन इन द आइज ऑफ लॉ, दैट इज व्हाई इट इज अ लीगल टेंडर मनी, बिकॉज इट इज लीगली एक्सेप्टेड बाय पीपल। लीगली एक्सेप्टेड है क्योंकि लॉ ने इसे सैंक्शन कर रखा है एज ए लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो दोनों में फर्क क्या था? व्हाट इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड व्हाट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी? लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, और कॉइन्स की लिमिट क्या है? 1000। तो 1000 रुपए तक के कॉइन्स कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और 1000 कॉइन्स के 1000 रुपए के कॉइन्स के बाद कोई भी उसको रिफ्यूज कर सकता है। तो 1000 रुपीज तक के कॉइन्स जो एक्सेप्ट किए जाते हैं, दे फॉल अंडर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो इसको लिमिटेड इसीलिए बोला है कि 1000 से ज्यादा आप किसी को कॉइन्स दोगे तो वो उसको रिफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब इन फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स की फॉर्म में, करेंसी नोट्स की फॉर्म में जो भी पैसा आप डील करते हो, दे फॉल अंडर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो आपको किसी को करेंसी में, करेंसी पेपर नोट्स में कोई पेमेंट करनी है तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहें उतना आप पेमेंट कर सकते हैं, दैट फॉल्स अंडर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स। फिर इसके बाद हमने देखा था आपका नॉन लीगल टेंडर मनी। देन व्हाट इज नॉन लीगल टेंडर मनी? नॉन लीगल टेंडर मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, और नॉन लीगल टेंडर मनी इज ऑल्सो नोन एज फिड्यूशरी या ऑप्शनल मनी। तो नॉन लीगल टेंडर मनी इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल मनी या फिड्यूशरी मनी, क्योंकि ये वो मनी है जिसे आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो और जिसे आप रिफ्यूज भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑप्शनल, सेलर के हाथ में ये ऑप्शनल है, वो चाहे तो इसको पैसा रिसीव कर ले या इसको छोड़ भी सकता है। तो नॉन लीगल टेंडर मनी इज फिड्यूशरी या ऑप्शनल मनी विच कैन बी विच ईदर कैन बी एक्सेप्टेड और कैन बी रिफ्यूज। तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप किसी को चेक दोगे तो वो उसको लेगा ही लेगा, वो रिफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था नियर मनी। व्हाट इज नियर मनी? विच इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड एसेट की फॉर्म में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स क्या हुए? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, या आपके एनएससी सर्टिफिकेट्स, गोल्ड, सिल्वर,
तो ये सब क्या है आपके, ये आपके सारे किसमें फॉल करते हैं, नियर मनी में, क्योंकि आप इसको लिक्विड एसेट के फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी सृष्टि। सर इसमें इक्विटी भी आता है? हाँ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी इक्विटी क्या है, शेयर्स ही तो है, ठीक है ओके। तो दैट इज नियर मनी। इसके अलावा और हमने क्या देखा था, कुछ और देखा था नहीं, ओके। इसके अलावा जो हम फ्रेश आज हम पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ना है मनी सप्लाई। नाउ आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी सप्लाई, हाँ ओके। सो आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका सीबीएसई और प्लस एंट्रेंस दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो आपके सीबीएसई और सीयू सेट दोनों में आने वाले हैं, ठीक है। तो द टर्म इज कॉल्ड मनी सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? डेफिनेशन तो हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन मनी सप्लाई होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? व्हाट इज मनी सप्लाई? आपके दिमाग में एक ही वर्ड आ रहा होगा, सप्लाई ऑफ मनी। लेकिन मनी सप्लाई का मतलब क्या है? द डेफिनेशन फॉर मनी सप्लाई इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। द टोटल, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मनी सप्लाई की डेफिनेशन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी which is held in the hands of public, या the total volume of currency which is held in the hands of public at a given point of time। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ करेंसी विच इज हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। अब इस डेफिनेशन को इलैबोरेट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई का एक्चुअल रोल क्या है। इकोनॉमी में आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि दो टाइप के बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स हो गए आपके जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, नेशनलाइज्ड बैंक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, तो ये सब क्या आपके स्टेट बैंक वगैरह, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक्स हैं। और इन सारे कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज और रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब आरबीआई मनी सप्लाई को क्यों कंट्रोल करता है? वो क्यों कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या पैसे की सर्कुलेशन कम कम नहीं होनी चाहिए, या ज्यादा नहीं होनी चाहिए? पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। जब हम बात कहते हैं, जब हम ये बोलते हैं ना कि करेंसी की वैल्यू गिर गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुड्स के प्राइस बढ़ गए। आज अगर आप मार्केट में जाते हो, आज आप मार्केट में कोई चीज आपकी जेब में 100 रुपीज है, और आप मार्केट से एक प्रोडक्ट बाय करते हो जिसका प्राइस 10 रुपीज है, 10 रुपीज प्रोडक्ट का प्राइस है, और 100 रुपीज आपकी जेब में है, तो आप कितने मार्केट में गुड्स लेके आओगे? 10, ठीक है। 10 रुपीज का एक गुड है, 100 रुपीज आपकी जेब में है, तो आप 10 पीसेस मार्केट से लेके आओगे। लेकिन अगले केस में अगर आपकी जेब में 100 रुपीज है, लेकिन मार्केट में उस गुड का प्राइस 20 हो गया, तो अब कितने लेके आओगे? 5। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके जेब में जो पैसा था वो तो उतना ही था, लेकिन अब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। जहां पहले 10 यूनिट्स परचेज कर रहे थे, अब वहां आप सिर्फ 5 यूनिट्स परचेज कर रहे हो। तो आपकी परचेजिंग पावर क्यों गिर गई है? क्योंकि उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए हैं। तो जब कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो आप क्या कहते हो? यार मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई। पैसे की वैल्यू कम होने का मतलब जो चीज आप पहले 10 में लेते थे, अब वो चीज 20 की हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? जो चीज 10 में लेते थे, अब वो चीज अगर 20 की हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब वो चीज मेरे को महंगी पड़ रही है, तो मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि मैं वो चीज जो 10 में ले सकता था, मैं 20 में उसको नहीं ले सकता, तो मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई, मुझे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको लेने के लिए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में जितना ज्यादा पैसे की सप्लाई जाएगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में जितना ज्यादा जाएगी, तो उससे क्या होगा? इकोनॉमी में जितना ज्यादा मनी की सप्लाई होगी,
उतना लोग चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और लोग जितना ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे उतना ज़्यादा गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। आपने 11th में पढ़ा हुआ था, डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा होता है तो प्राइस बढ़ता है, जब डिमांड सप्लाई से कम होता है तो प्राइस कम रहता है। एक्सेस डिमांड आपने पढ़ा था, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड। मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। मेरे पास ये मार्कर्स हैं, ठीक है, और आप सबकी पॉकेट में पैसे हैं और खूब पैसे हैं। अब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और इस मार्कर का प्राइस मान लो 50 रुपीज़ है। कोई कहता है कि मेरे को दे दो, दूसरा कहता है मुझे दे दो। अब मैं देख रहा हूँ मार्केट में एज ए सेलर कि यार मेरे इस मार्कर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं किसको बेचूं? तो मैंने बोल दिया जो ज़्यादा प्राइस पे करेगा वो ये मार्कर ले जाए। ठीक है, आप सबकी पॉकेट में पैसे ज़्यादा हैं। इन्होंने कहा मैं 100 पे करने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने कहा मैं 200 देने को तैयार हूँ, इन्होंने कहा मैं 500 देने को तैयार हूँ। तो इस पेन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 50, लेकिन इस पेन की प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और इसकी सप्लाई की शॉर्टेज है, तो जो ज़्यादा प्राइस पे करेगा वो ले जाएगा। तो इकोनॉमी में अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है, अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है? उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जब मनी सर्कुलेशन में ज़्यादा होगी तो लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा लोग उतनी ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, और शॉर्टेज हो, गुड्स की सप्लाई तो लिमिटेड है, लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो वो गुड्स अननेसेसरली महंगा होना शुरू हो जाएगा, और जब महंगा होगा तो क्या आएगी मार्केट में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन मीन्स द जनरल इंक्रीज, द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज नोन एज इन्फ्लेशन। हाँ जी, आपने जो भी बताया कि महंगा हो जाएगा, फिर से बता दो। दोबारा बताया तो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब लोगों की डिमांड उनकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। मार्केट में प्रोड्यूसर ने 1000 यूनिट्स बनाए, मार्केट में प्रोड्यूसर्स ने 1000 यूनिट बनाए, लेकिन डिमांड आ रही है 2000 यूनिट की, तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। अगर डिमांड आ रही है 2000 यूनिट्स की और मार्केट में सप्लायर सिर्फ 1000 यूनिट बेचने के लिए आया हुआ है, तो वो कैसे बेचेगा? सबको तो दे नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा कि जो लोग ज्यादा प्राइस पे करेंगे वो ले जाएंगे। तो जितने भी 1000 यूनिट थे, अब 1000 यूनिट थे वो लोग परचेज करके ले जाएंगे जो ज्यादा प्राइस पे करेंगे। अब जो ज्यादा प्राइस पे नहीं कर सकते उनको तो मिला ही नहीं, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट हो या हमारी सेंट्रल बैंक हो, गवर्नमेंट हो या हमारी सेंट्रल बैंक हो, हमारा मोटिव क्या है? इनका मोटिव है इकोनॉमिक वेलफेयर। और इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या है? कि हमारे जितनी भी पॉपुलेशन है, हर एक पॉपुलेशन को, हर एक पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए। अगर मान लो एक फादर के 10 बच्चे हैं तो 10 को खाना मिलना चाहिए ना। ये थोड़ा कि 6 को खाना खिला दिया, 4 भूखे सो गए, उसके लिए तो सारे एक बराबर हैं। तो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी पॉपुलेशन, उनके बच्चे हैं, वो चाहती है कि हमारे सारे बच्चों को खाना मिले, सबकी वेलफेयर हो। और सबकी वेलफेयर तभी होगी जब हर कोई गुड्स को परचेज कर पाएगा, और गुड्स को वो तभी परचेज कर पाएगा जब उसके प्राइस जस्टिफाइड होंगे। तो अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती चली जाएगी तो लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ज्यादा खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। और महंगाई बढ़ने से क्या होगा? कुछ लोग तो अफोर्ड कर लेंगे जो रिच पीपल हैं, और जो पुअर या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसीलिए वो क्या करता है इस इसीलिए वो क्या करता है इसीलिए आपका जो गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करता है? वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कैसे? वो हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ से अगर बात करें, अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो तो क्या होगा? हम उल्टी बात कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी में पैसा कम होगा, आपके पास पैसा कम है
तो आप डिमांड कम करोगे गुड्स एंड सर्विसेज की, आप चीजों की डिमांड कम करोगे, तो जो प्रोड्यूसर के पास माल पड़ा हुआ था वो बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो क्या करेगा, सस्ते में बेच के चला जाएगा, लेकिन दोबारा माल नहीं बनाएगा क्योंकि उसको लॉस होगा। अब प्रोड्यूसर अगर माल नहीं बना रहा, वो इसीलिए नहीं बना रहा क्योंकि उसके गुड्स की डिमांड नहीं है, और जब गुड्स की डिमांड नहीं है और वो माल नहीं बनाएगा तो क्या होगा, वो प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देगा, और जब प्रोडक्शन स्लो डाउन होगी तो जीडीपी गिर जाएगी, और जब जीडीपी यानी प्रोडक्शन गिर जाएगी, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट कब बढ़ती है, हाँ जी, तो मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में कम हो जाती है तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा कम है, और जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करते हैं, और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे तो प्रोड्यूसर का माल नहीं बिकेगा, और जब प्रोड्यूसर का माल नहीं बिकेगा तो वो अपनी प्रोडक्शन कम कर देगा, रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट लोगों को कम देगा क्योंकि प्रोडक्शन कम कर रहा है तो रिसोर्सेज भी कम यूज करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो इसीलिए मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कम हो तो अच्छी बात नहीं है, मनी की सप्लाई ज्यादा हो तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक ये देखता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, ज्यादा है तो कम कर लो, कम है तो बढ़ा दो। तो वो कैसे करता है, वो करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। सेंट्रल बैंक की कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज हैं जो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, वहां ये मनी सप्लाई में दोबारा करूंगा, वहां डिटेल में हम रिपीट करेंगे इसको, भी तो मैंने वैसे थोड़ा बेसिक्स बताया इसके। तो सेंट्रल बैंक की कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, उन मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो कैसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है तो वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि मनी सप्लाई क्या है। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई इज द टोटल वॉल्यूम, मनी सप्लाई is the total volume of currency which is held in the hands of public at a given point of time. तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई is the total volume of currency या total volume of money which is held in the hands of public at a given point of time. तो यहां पर मैंने दो चीजें बोली हैं, प्लीज उसको ध्यान से समझेंगे और नोट डाउन कर लेंगे चाहे साथ साथ। मनी सप्लाई की डेफिनेशन मैंने बोली है कि मनी सप्लाई होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ करेंसी विच इज हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, तो करेंसी है हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स। मनी सप्लाई की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले, करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, यहां पब्लिक कौन है? इंडिविजुअल या इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल बिजनेस फर्म। तो जो एक बिजनेस फर्म है, एक कंपनी है, या जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो सब किस में आएगा? आपका पब्लिक में। तो पब्लिक का मतलब है इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल बिजनेस फर्म, दैट विल कम अंडर पब्लिक। तो करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड पेपर करेंसी नोट्स, या वो पैसा जो पब्लिक का बैंकों में पड़ा हुआ है। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? हाँ स्पर्श, बैंक्स में जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सब किसके? पब्लिक के। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है द डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक इन द बैंक विच दे कैन विड्रॉ बाय इशूइंग द चेक। आपका किसी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है और आपको पैसा निकालना है, आप उस बैंक में अपना जाओगे, चेक काटोगे और पैसा निकाल लोगे। मेरा स्टेट बैंक में मान लो अकाउंट है, मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है, मैंने चेकबुक में से 10,000 का चेक काटा, साइन किया और दे दिया, उन्होंने चेक लिया और मुझे उसके बदले में 10,000 रुपये दे दिए। तो इसका मतलब मैं जब चाहूं चेक काटूं और पैसा निकाल लूं, वो मेरा क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट। या मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन पैसा निकाल लिया या डेबिट कार्ड यूज करके, वो भी मेरा किस में आएगा? डिमांड डिपॉजिट में। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है वो पैसा जो आप कभी भी चेक इशू करके बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट।
तो करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक का मतलब है पब्लिक के हाथ में जो पैसा पड़ा हुआ है कॉइन्स की फॉर्म में या करेंसी नोट्स की फॉर्म में। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, इस समय आप लोग की और मेरी पॉकेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो किस में आएगा, कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। ठीक है, आपके और मेरी पॉकेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज कॉइन्स एंड करेंसी नोट, जो हमने हेल्ड किया हुआ अपनी जेब में। प्लस हम सबके बैंकों में जो पैसा पड़ा हुआ है जिसे हम कभी भी चेक से काट के निकाल सकते हैं, वो पैसा भी हमारा क्या है, करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक का पार्ट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, नहीं जिया, पीयूष, पुण्य, संभवी, स्पर्श, सृष्टि, सुगंध, सुनेत्रा, कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। पीयूष कोई डाउट? हो सर। पुण्य? ओके, तो करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। तो यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है, एक होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आपको मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपकी छत पे पानी की टंकी रखी हुई है और वो टंकी आपके नीचे टैप से कनेक्टेड है, या आपका टैप उस टंकी से कनेक्टेड है। क्या ऐसा होता है कि आपको अगर पानी चाहिए होता है तो आप टंकी में जाके डब्बा निकाल के नीचे ले आते हो, बाल्टी भरते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर टंकी से निकाल के लाते हो? आप क्या करते हो, आप अपना वाटर टैप खोलते हो, पानी आता है, यूज कर लेते हो। या ऐसा होता है कि आपका जब मन कर रहा है, आज जो मेरा मन कर रहा है जरा पानी चला के देखें, तो टंकी में छत पे जाते हो, पर छत्ती पे चढ़ जाते हो, छत पे जाके और टंकी चला के आके आते देख रहे पानी गिर रहा है, या अपना नल का खोल लेते हो। यही करते हो ना। अब रोज सुबह अगर आपको नहाने जाना है तो आप नहाने के लिए टंकी पे थोड़ी चढ़े जाओगे पानी निकालने के लिए, अपना वाटर टैप खोलोगे, बाल्टी भरोगे, नहा लोगे। तो टैप खोलना आपका रूटीन का काम है जो डेली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते रहते हो, तो उसे हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। एनीथिंग विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल। और कोई भी चीज जिसे आप उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो उसे बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल या स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो जो टंकी में पानी रखा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जो टैप को जब खोलोगे पानी गिरेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई आपकी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों मनी सप्लाई आपकी स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि आप मनी की सप्लाई को मेजर करते हो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप प्राइम मिनिस्टर हो और मैं आपका कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि भी जसमीत हमारा पीएम है, अब जब सुबह उठा बोर हो रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर बुलाया मुझे, जरा बताना हमारी कंट्री की मनी सप्लाई कितनी है, कितना पैसा हमारी सर्कुलेशन में घूम रहा, बताना। दोपहर को लंच के बाद पूछ लिया, शाम को डिनर से पहले पूछ लिया, डिनर के बाद पूछ लिया, संडे को 3 टाइम पूछ लिया। ऐसा तो फिक्स तो नहीं है ना भाई। रैंडमली किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई 3-4 महीने बाद कभी ऐसा मूड बना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर डे पे एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ लिया कि हमारी मनी सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में। आप क्लास में आ रहे हो ऑल्टरनेट डे पे, अगर मैं आपको हर ऑल्टरनेट डे पे क्लास से पहले और क्लास के बाद पूछूं जेब में कितने पैसे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। आज मान लो मूड में हूं, मैंने बोल लिया अरे बाबा बताना कितने पैसे लाए जैसे घर से, तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं रूटीन में तो नहीं पूछ रहा आपसे। तो जब हम किसी भी चीज को उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे रैंडमली एस्टिमेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई आपकी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप उसे गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो। ठीक है, तो व्हेन एनीथिंग विच इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। और मनी सप्लाई आज जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमने थर्सडे 26 मार्च को शाम को 4 बजे हमने मनी सप्लाई को मेजर किया, तो इतना पैसा सर्कुलेशन में है। तो एक टाइम डायमेंशन गिवन है, आपको टाइम गिवन है कि इस पर्टिकुलर डे पे इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने मनी सप्लाई को मेजर किया है, तो इसलिए मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इट इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम मनी सप्लाई को हर 15 दिन में करते रेगुलर बेसिस पे तो उसे हम बोलते फ्लो, लेकिन मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट क्योंकि उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या हुई, द टोटल वॉल्यूम ऑफ करेंसी विच इज हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम
दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के दो फीचर्स हो गए। पहला फीचर करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, दूसरा फीचर मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो दो फीचर्स क्या हुए, पहला फीचर मनी सप्लाई आपका करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, और दूसरा फीचर मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ये दो फीचर्स हैं आपके मनी सप्लाई के, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, तो अब याद रखेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो हम पब्लिक को क्या मानते हैं यहां पे, हम पब्लिक को मानते हैं वो पब्लिक जो पैसा स्पेंड करती है, वो नहीं जो पैसा क्रिएट करती है। मनी सप्लाई का मतलब है कि कितना पैसा सर्कुलेशन में है। मनी सप्लाई का क्या मतलब है, कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में घूम रहा है, दैट इज योर मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट मनी स्पेंडिंग सेक्टर एंड नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर। तो जो पैसा स्पेंड करता है वो मनी सप्लाई का पार्ट है, जो पैसा क्रिएट करता है वो मनी सप्लाई में हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो पैसा कौन क्रिएट करता है, गवर्नमेंट और बैंक। गवर्नमेंट सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर पैसा क्रिएट करता है, और वो पैसा मार्केट में नहीं सर्कुलेट होता। तो जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, जो पैसा बैंक के पास है, वो सर्कुलेशन में नहीं है। सर्कुलेशन में किसका पैसा है, पब्लिक का। क्या बाजार गए, छोले भटूरे लिए, पैसा खर्च किया, छोले भटूरे वाला शाम को गया अपने घर के लिए राशन लेके आ गया, राशन वाला रात को गया पीवीआर के टिकट लेके आ गया मूवी देखने के लिए, तो पैसा सर्कुलेट कर रहा है। तो जो मनी सर्कुलेशन में है खर्च करने वाली, वो मनी सप्लाई का पार्ट है। लेकिन जो पैसा क्रिएट करते हैं वो क्रिएटिंग सेक्टर, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मनी सप्लाई में हम पब्लिक को सिग्निफाई करेंगे वो पब्लिक जो मनी स्पेंड करती है, ना कि वो जो मनी क्रिएट करती है। तो बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मनी क्रिएट करती है, तो वो मनी सप्लाई में हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। मनी सप्लाई में हम किसको यूज करेंगे, जो मनी स्पेंड करता है, ठीक है। ओके, कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक? नो सर। ठीक, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आता है आपका, लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। काइंडली नोट डाउन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में दो कंपोनेंट आते हैं। पहला करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, कंपोनेंट्स में लिख लो पहला करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, और दूसरा लिख लो डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। एक कंपोनेंट लिख लो करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, और दूसरा लिख लो कंपोनेंट डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। तो यानी मनी सप्लाई के दो पार्ट्स हो गए, ये रे मनी सप्लाई के दो पार्ट्स हो गए, एक करेंसी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास पड़ा है, पब्लिक का पैसा, ठीक है। ओके, सोर्सेज लिख लो, सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के आपके तीन सोर्सेज हैं, क्या? मनी सप्लाई के आपके तीन सोर्सेज हैं। पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट विच प्रोड्यूसेस कॉइन्स। पहला सोर्स है गवर्नमेंट जो कॉइन्स प्रोड्यूस करता है। पॉइंट नंबर 2, करेंसी नोट्स। हाँ जी, हाँ। पॉइंट नंबर 1, कॉइन्स प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 2, करेंसी नोट्स प्रोड्यूस बाय सेंट्रल बैंक। एंड पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स या मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। अब ये पूरी एक क्लास का टॉपिक है जो मैंने अगली क्लास में उठाना है, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, और ये आपका 4 मार्कर में आता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो तीन सोर्सेज हो गए, गवर्नमेंट जो कॉइन्स प्रोड्यूस करेगा, आरबीआई जो करेंसी नोट्स प्रोड्यूस करेगा, और तीसरा कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करेगा आपके पैसे से, और कितना मल्टीपल टाइम पैसा क्रिएट करेगा। तो ये तीन सोर्सेज हैं आपके मनी सप्लाई के। तो सेकंड पॉइंट क्या था?
सेकंड पॉइंट था करेंसी नोट्स प्रोड्यूस बाय आरबीआई। ओके। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए मनी सप्लाई 4 मेथड से मेजर की जाती है। कौन कौन सी? M1, M2, M3, M4। तो M1, M2, M3, M4 ये 4 मेथड्स हैं टू मेजर दी मनी सप्लाई। इकोनॉमी में अगर आपको मनी सप्लाई को मेजर करना है तो देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव्स टू मेजर दी मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4। M1 is most liquid measure और M4 is least liquid measure। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मनी सप्लाई का मतलब है जो पैसा मनी सर्कुलेशन में है, तो वो पैसा जो आप फटाफट सर्कुलेशन में ला सकते हो। तो ऐसे कौन से मेथड से हम मेजर करें इन चारों में से जिससे हमें एक्यूरेट वैल्यूज मिले, जो हमारे लिए ऑथेंटिक हो, जो हमारे लिए सुटेबल हो, फिजिबल हो। तो M1 आपका बेस्ट मेथड है इकोनॉमी की मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। M1 इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि M1 में वो कंपोनेंट्स आते हैं, M1 में वो कंपोनेंट्स आएंगे जो मोस्ट लिक्विड है। ठीक है, तो M1 में वो कंपोनेंट्स आएंगे जो मोस्ट लिक्विड हैं, इसलिए हम M1 को मनी सप्लाई में मेजर करने के लिए सबसे पहले चूज करते हैं। M1 को हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। M1 को हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं, क्योंकि M1 में जो कंपोनेंट्स हैं, M1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मोस्ट लिक्विड का मतलब क्या है? मोस्ट लिक्विड का मतलब है वो पैसा, वो चीज जिसे आप फटाफट कैश में कन्वर्ट करके स्पेंड कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, नाउ अब अगर मैं बोलूं कि M1 मेजर जो है आपका, अगर मैं बोलूं M1 के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आपके M1 के 2 कंपोनेंट्स हैं, CC प्लस DD। M1 के 2 कंपोनेंट्स हो गए CC प्लस DD। CC हो गया आपका कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स हेल्ड विद द पब्लिक, और DD हो गया डिमांड डिपॉजिट। तो M1 के 2 कंपोनेंट्स हो गए CC प्लस DD, और कई बुक्स में, यानी मेरी बुक्स में, किसी भी बुक्स में लिखा होता है साथ में OD। OD हो गया आपका अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। CC कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, DD डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, OD अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। तो RBI के पास, OD का मतलब है RBI के पास फॉरेन बैंक्स का या फॉरेन कंपनीज का पैसा, IMF का पैसा, ये सब हमारी RBI के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पैसा ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं आ पाता, इसीलिए हम इसको ऑप्शनल मान के चलते हैं। तो कई बुक्स में लिखा होता है, आप पेपर में लिखा हो गया, नहीं लिखा हो गया, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आप OD लिख भी दोगे ना तो भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो M1 के आपके 3 मेजर क्या हुए? CC कॉइन्स एंड करेंसी विद द पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, एंड OD अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो जो भी पैसा पब्लिक के हाथ में है स्पेंड करने के लिए, कॉइन्स और करेंसी नोट्स की फॉर्म में, जो भी पैसा उनका बैंक में पड़ा है जिसे वो कभी भी निकाल के यूज कर सकते हैं, या OD जो पैसा RBI के पास पड़ा हुआ है जिसे वो यूज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, तो वो हम ऑप्शनल रखते हैं इसको। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के साथ एक पॉइंट मेरे को याद आया, मैं आपको शेयर कर देता हूं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड नेट डिमांड डिपॉजिट्स। नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? नेट बेसिस, नेट बेसिस का मतलब डिफरेंस। डिमांड डिपॉजिट हुए जो पैसा आपका बैंकों में पड़ा हुआ है जिसे आप निकाल सकते हो, वो पैसा जो बैंकों में दूसरे बैंकों का पड़ा हुआ है। मान लो मेरा स्टेट बैंक है, तुम्हारा पंजाब से नेशनल बैंक है, तुम्हारा ICICI बैंक है, तुम्हारा HDFC बैंक है। तो मेरे बैंक में तुम लोगों का पैसा ही पड़ा हुआ है और मेरे बैंक में पब्लिक का पैसा ही पड़ा हुआ है। तो मेरे बैंक में टोटल डिमांड डिपॉजिट पड़ा हुआ है इंट्रा बैंक मतलब दूसरे बैंकों का भी पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है और पब्लिक का भी पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है।
तो नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि मैं यहां पे जब M1 कैलकुलेट करूंगा, जब मैं M1 कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहां पे डिमांड डिपॉजिट कौन सा लूंगा, नेट वाला, नेट डिमांड डिपॉजिट वाला, पब्लिक वाला पैसा। इसमें मैं जो दूसरे बैंकों का पैसा है वो नहीं लूंगा, क्योंकि दूसरे बैंकों का पैसा वो होल्ड करता है, स्पेंड नहीं करता। तो जो इंट्रा बैंक, जो एक दूसरे बैंकों का जो पैसा पड़ा होता है बैंकों के पास, वो सर्कुलेशन में नहीं आता, तो इसीलिए हम उसको नहीं लेते इसमें। हम इसमें सिर्फ किसके पैसे को लेते हैं, जो पब्लिक का पैसा बैंकों में पड़ा है, जिसे वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नहीं पक्का? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुनेत्रा, जिया, पीयूष, संभवी, स्पर्श, सृष्टि, सुगंध, कोई डाउट? हाँ, किसने कुछ पूछा भी मेरे से? हाँ, तो डिमांड डिपॉजिट जो होता है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि आपका वो पैसा जो आप बैंक से निकाल सकते हो। लेकिन टोटल डिमांड डिपॉजिट का मतलब है बैंक के पास पब्लिक के अलावा दूसरे बैंकों का भी पैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा बैंक डिपॉजिट। तो इंट्रा बैंक डिपॉजिट का मतलब है एक बैंक ने दूसरे बैंक में अपना पैसा कुछ रखा हुआ है, दूसरे बैंक ने इस बैंक में कुछ ना कुछ पैसा लेके रखा हुआ है, या हमने किसी को उधार दे रखा है बैंक में, तो बैंकों के पास दूसरे बैंकों का जो पैसा पड़ा हुआ है, यानी वो दूसरे बैंकों का डिमांड डिपॉजिट है। भाई मान लो मेरा एक बैंक है और मैंने आपके बैंक में 10 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो जब मुझे चाहिए होगा मैं आपसे वापस ले लूंगा। सेम वे में आपके बैंक में पब्लिक का भी पैसा रखा हुआ है, तो पब्लिक जो आपके बैंक से पैसा निकालेगी और मैं जो आपके बैंक से पैसा निकालूंगा, दोनों डिमांड डिपॉजिट हैं। लेकिन जब हम M1 को मेजर करते हैं तो उसमें हम नेट डिमांड डिपॉजिट लेते हैं। इसका मतलब जो पब्लिक ने पैसा दिया हुआ है बैंक को, सिर्फ वो आएगा, लेकिन जो दूसरे बैंकों ने बैंक को पैसा दिया हुआ है वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है पीयूष? यस। ओके, तो M1 के आपके दो मेन कंपोनेंट हो गए, CC प्लस DD। ठीक है, और ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ लिख के देता हूं फटाफट। M2, M3, M4 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन M2 के आपके कंपोनेंट्स क्या हैं? M2 के आपके कंपोनेंट्स हैं M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस। तो जो पोस्ट ऑफिस के पास आपका पैसा रखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस बैंक में जो आपका पैसा रखा हुआ है, प्लस आपका जो M1, ये दोनों चीजें, तो ये टोटल मिलके आपका क्या बन जाता है, M2। M3 में क्या आएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। तो M3 में क्या आएगा आपका, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। तो M1 तो हो गया आपका CC प्लस DD, और नेट टाइम डिपॉजिट क्या हो गया? हाँ जी सर, तो अगर हमको मेजर करना होगा मनी सप्लाई, तो हम चारों से करेंगे? कुछ नहीं मेजर करना, 1 मार्कर में आएगा या 2 मार्कर में आएगा? जनरली जब करते होंगे तो चारों से करते होंगे? चारों से ही करते हैं, करते चारों से हैं, लेकिन वो मोस्ट कॉमन मेजर कौन सा है, M1, क्योंकि उसके कंपोनेंट लिक्विड होते हैं। चारों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल स्टेटस निकालना है तो वो आपको M1 से मिलेगा, CC प्लस DD करके। ठीक है सृष्टि? ओके सर। हाँ, तो M3 में क्या आएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स डिपॉजिट। आपने किसी बैंक में पैसा जमा कराया और बैंक को बोल दिया कि मेरे इस पैसे को आप 3 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दो। ठीक है, आपने बैंक में पैसा जमा कराया और आपने बैंक को बोला कि 3-4 सालों के लिए इस पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट कर दो, 3 साल बाद मैं पैसा निकालूंगा। तो उन 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए आपका पैसा फिक्स हो गया, तो उसे हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट हो गया आपका M3। और M4 क्या होगा फिर, M4 होता है आपका M3 प्लस टोटल सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस। तो M3 में ये भी आ गया आपका, ये दोनों भी आ गए, प्लस जो पोस्ट ऑफिस, तो सारा कुछ M4 में आ गया। ठीक है, हम M2, M3, M4 को इसलिए यूज नहीं करते मनी सप्लाई मेजर करने के लिए, क्योंकि इसके वो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको आप बार बार निकाल के, जिसको आप सर्कुलेशन में ला नहीं सकते। लेकिन M1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप जब चाहे विड्रॉ करके मनी को सर्कुलेशन में ला सकते हैं।
नो मनी सप्लाई में वही पैसा लिया जाता है जो सर्कुलेशन में मनी होती है, मनी स्पेंडिंग सेक्टर एंड नॉट द मनी क्रिएटिंग सेक्टर। तो आज हमने फटाफट मनी सप्लाई में क्या पढ़ा? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी विच इज हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, ठीक है, वो हो गया। एंड डिमांड डिपॉजिट, जो बैंकों के पास पब्लिक का पैसा पड़ा है जिसे वो कभी भी चेक काट के निकाल सकता है। दूसरा हमने पढ़ा कंपोनेंट्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के, सीसी कॉइन्स एंड करेंसी, और डीडी दैट इज डिमांड डिपॉजिट विद दी कमर्शियल बैंक, जो पब्लिक का पैसा रखा हुआ है। नेट डिमांड डिपॉजिट हमने क्या पढ़ा कि जो बैंकों का पैसा दूसरे बैंकों में रखा हुआ है वो नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ क्या इंक्लूड होगा? जो पब्लिक का पैसा बैंकों के पास रखा हुआ है। सोर्सेज गवर्नमेंट कॉइन्स प्रोड्यूस करता है, आरबीआई करेंसी नोट्स, और कमर्शियल बैंक आप ही के पैसे से और क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है। फिर हमने मेजरमेंट देखी, M1 M2 M3 M4। M1 हो गया आपका सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी, और M2 हो गया आपका M1 प्लस सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, M3 हो गया M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, और M4 हो गया आपका M3 प्लस टोटल सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक। तो ये था टोटल आपका मनी सप्लाई। ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता। आप कहोगे सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूरी इतना कर लिया, क्योंकि 2 मार्क्स का ये आएगा तो एंट्रेंस में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मनी सप्लाई। हाँ जी, आपने अभी कमर्शियल बैंक का बताया कि वो क्रेडिट क्रिएट करता है, एक बार फिर से बता दो। न मत पूछो, वो पूरा एक क्लास का टॉपिक है, पूरी क्लास लगेगी अगली बार उसकी, अगली क्लास में। ओके सर। तो इसका डिटेल टॉपिक जो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नहीं, ऐसा है ना कि तभी तो आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो हम यही तो पढ़ेंगे कि अगर मनी मॉनेटरी पॉलिसी यूज नहीं करे और पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में बढ़ता रहेगा तो मतलब गरीब बंदा तो कुछ खा भी नहीं पाएगा। तो ये सारा आपको धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको बिल्कुल क्लैरिटी होती चली जाएगी चैप्टर से लेके, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जिया, पीयूष, संभवी, कोई डाउट? स्पर्श, सृष्टि, सुगंध, सुनेत्रा? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।